नमस्कार, मैं विष्णु शंकर आपके सामने फिर हाजिर हूँ सोच समझकर एक ताज़ा घटना चक्र पर अपने विश्लेषण यानी एनालिसिस के साथ। आयशा सिद्दीका पाकिस्तान की एक नामवर लेखिका और पत्रकार हैं और लंदन के किंग्स कॉलेज में वॉर स्टडीज़ विभाग में सीनियर फेलो हैं। सिद्दीका पहले पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की सदस्य रह चुकी हैं और उस मुल्क के प्रभावशाली लोगों के भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच का हिस्सा रही हैं। उन्होंने हाल ही में रिटायर हुए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के 6 साल के कार्यकाल पर एक विश्लेषण किया है। ये एनालिसिस भारतीय वेबसाइट द प्रिंट में छपा है। पाकिस्तान की फ़ौज उस देश का सबसे मजबूत और इज्जतदार संस्थान है। इसकी पकड़ न सिर्फ मुल्क की विदेश नीति और सरहदों की हिफाजत पर है, बल्कि पाकिस्तान के हर छोटे बड़े महकमे में उसका दखल रहता है। आयशा सिद्दीका का कहना है कि जनरल बाजवा ने इस फ़ौज के सबसे बड़े जनरल के रूप में जो भी अच्छे काम किए वो सब उनके पिछले 6 साल के भ्रष्ट आचरण से धुल गए। सिद्दीका लिखती हैं कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति याह्या खान को अब तक मुल्क में सबसे ज़्यादा कोसा जाता था, क्योंकि उन्हीं की लीडरशिप में 1971 में पाकिस्तान भारत से तीसरी जंग हारा था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। लेकिन जनरल बाजवा ने अपने 2 टर्म्स में इतने घपले किए कि बाकी सब जनरल उनके सामने कहीं नहीं ठहरते। हाल ही में पाकिस्तान के खोजी पत्रकार अहमद नूरानी ने जनरल बाजवा और उनकी फैमिली की घोषित चल अचल संपत्ति की जानकारी पब्लिक कर दी और जनरल बाजवा से अदावत मोल ले ली। हालांकि बाजवा और उनके परिवार की अघोषित संपत्ति का इल्म किसी को नहीं है। याद रखिए कि जनरल बाजवा की घोषित संपत्ति ही अरबों पाकिस्तानी रुपयों में है। पाकिस्तान में सीनियर जनरल अपनी कमाई दौलत का हिसाब जनता के सामने रखें, ऐसा होता नहीं है और न ही किसी में इतनी हिम्मत है कि उनसे इस बाबत सवाल कर सके। लेकिन पाकिस्तान में चर्चाएं आम है कि जनरल बाजवा ने अपने और अपने रिश्तेदारों के लिए बेशुमार दौलत कमाई है और अपने नज़दीकी लोगों को सरकारी महकमों में बेहतरीन पोस्ट पर काबिज कराया। इनमें जनरल बाजवा की पत्नी की बहन अस्मा बाजवा और जनरल बाजवा के 70 साल की उम्र के भाई शामिल हैं, जिन दोनों को बाजवा ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में सीनियर पोस्ट्स पर बहाल कराया। पाकिस्तान में माना जाता है कि नए आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ऐसे सेना अध्यक्ष थे जो शिकायत मिलने पर सेना के सीनियर अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई करते थे। दूसरी तरफ जनरल बाजवा ऐसे आर्मी चीफ साबित हुए जिनमें घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था और जो अपनी बात न मानने वालों को कभी भूलते नहीं थे और न ही उन्हें माफ़ करते थे। साल 2021 में पाकिस्तान आर्मी के एक मेजर जनरल के बेटे ने जनरल बाजवा को दूसरे टर्म का एक्सटेंशन मिलने पर इस बात की आलोचना करते हुए ख़त लिखा। इस जुर्रत के लिए उसे दोषी करार कर जेल की सज़ा दी गई। खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी को कुछ समय के लिए देश से बाहर जाने से रोक दिया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि वे मुल्क के दुश्मनों से संपर्क बनाए हुए थे। एक ISI चीफ के ओहदे को देखते हुए ऐसी बात पर यकीन भी नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कदम दिखलाता है कि जनरल बाजवा नाराज़गी की सूरत में किस हद तक जा सकते थे। गैर सैनिक लोगों के लिए बाजवा का गुस्सा और भी संगीन होता था। पाकिस्तान की संसद के मेंबर और पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नेता अली वज़ीर दिसंबर 2020 से जेल में बंद हैं। बलूचिस्तान में बलोच आज़ादी के हामी लोगों के गायब होने की घटनाएं और बलोच युवाओं में बढ़ता गुस्सा पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों की कार्रवाई के सबूत हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जनरल बाजवा ने अपने पहले टर्म में दुनिया के सामने पाकिस्तान का दमखम दिखलाने की कोशिश की। जनरल ने अमेरिका को ये जतलाना चाहा कि पाकिस्तान ने उसे और उसके साथी देशों की बड़ी मदद की थी, इसलिए इन सबको पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए। आमतौर पर लोग पश्चिमी देशों से पाकिस्तान के संबंधों की खराबी के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जिम्मेदार मानते हैं। आयशा सिद्दीका का कहना है कि सच्चाई ये है कि इमरान खान ने उस वक्त अमेरिका को निशाना बनाते हुए जो कुछ कहा वो जनरल बाजवा की पॉलिसी का हिस्सा था। दुनिया के इस्लामी मुल्कों की कम्युनिटी में भी सऊदी अरब और UAE से छिटक कर तुर्की और मलेशिया से हाथ मिलाकर एक और इस्लामी धुरी बनाने के पीछे भी जनरल बाजवा की सोच थी। इसी सोच का हिस्सा था रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक़ सुधारने की कोशिश, जिस सिलसिले में इसी साल फरवरी महीने में इमरान खान ने मॉस्को का दौरा किया। बदकिस्मती से ठीक उसी समय रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ गई।
साल 2020 में जनरल बाजवा के दूसरे टर्म की शुरुआत के वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा था। उसकी माली हालत तंग थी और पेरिस से FATF पाकिस्तान के साथ सख्त हो रहा था। इन हालात में बाजवा ने अमेरिका और यूरोप में उसके साथी मुल्कों के साथ अपने संबंध बेहतर करने की मुहिम शुरू की। इस पहल का दूसरा रुख दुनिया में ये दिखलाना था कि पाकिस्तान अपनी सभी ज़रूरतों के लिए सिर्फ चीन के आसरे नहीं था। इस दौरान दुनिया को ये दिखलाने की कोशिश हुई कि CPEC के सभी प्रोजेक्ट तकरीबन बंद हो चुके हैं। हालांकि ये बात सच नहीं थी। पाकिस्तान में इसी वक्त नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का भी ऐलान हुआ, लेकिन उस समय के हालात में मुल्क के सभी हलकों में इसकी काफ़ी आलोचना हुई। दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी एशिया में जनरल बाजवा ने भारत और ईरान के साथ रिश्तों को और तल्ख होने से रोका। LOC पर सीज़ फायर की स्थिति बनी रहे, इसके लिए भारत के साथ ट्रैक टू डिप्लोमेसी का सहारा लिया गया। कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त कर दिए जाने पर भी पाकिस्तान की सेना ने कोई आक्रामक पहल नहीं की। इन पॉलिसीज़ को जनरल बाजवा की उपलब्धियों में गिना जाना चाहिए, लेकिन सिद्दीका का कहना है कि जनरल ने जिस तरह का राजनीतिक माहौल पाकिस्तान में छोड़ा है उसमें इन्हें नकार दिया जाएगा। पिछले दिनों उनको कहते सुना गया कि फ़ौज को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, लेकिन मार्टर्स डे पर अपने भाषण में बाजवा ने पाकिस्तान में फ़ौज की अहमियत को फिर से दोहराया। जनरल बाजवा तो अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इस मुल्क में अभी जिस तरह की सियासत हो रही है उसमें इमरान खान और उनके हिमायती फ़ौज को आड़े हाथों ले रहे हैं। ऐसे में नए आर्मी चीफ असीम मुनीर को फूंक फूंक कर कदम उठाने होंगे। क्या आने वाले समय में फ़ौज की अहमियत कम होगी, या फिर लोग पाकिस्तान में स्थिरता बनाए रखने के लिए पॉलिटिशियंस की बजाय फिर फ़ौज की तरफ देखेंगे? ये आने वाले कुछ महीनों में साफ होगा। सोच समझकर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। विष्णु शंकर को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।